सिर्फ एक नकली उंगली देखकर इस पुलिस अफसर को समझ आ गया कि सामने खड़ा आदमी कोई आम इंसान नहीं है। अपनी घड़ी ठीक करवाते समय पुलिस अफसर की नजर घड़ी वाले की छोटी उंगली पर पड़ी, जो नकली थी। जेब अख्तरों को पकड़ने के सालों के अनुभव ने उन्हें तुरंत एहसास करा दिया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अपराध की दुनिया में छोटी उंगली का न होना अक्सर इस बात का संकेत माना जाता है कि किसी ने गैंग का नियम तोड़ा और उसे अपने ही लोगों से सजा मिली। यानी उनके सामने खड़ा यह अधेड़ उम्र का आदमी शायद एक जेब कतरा था। लेकिन घड़ी वाले ने हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया, जिससे गुओ पेंगफेई का शक कुछ देर के लिए दूर हो गया। तभी दुकान से निकलते समय उनकी नजर काउंटर पर रखे पक्षियों के दानों पर पड़ी और उन्हें कुछ देर पहले हुई एक घटना याद आ गई। कुछ ही देर पहले रेलवे स्टेशन के प्लाजा में एक अजीब चोरी हुई थी। एक सेल्समैन जो कुछ पल पहले तक बिल्कुल ठीक था, अचानक अस्थमा के दौरे से तड़पने लगा। भीड़ में मौजूद एक विदेशी तुरंत उसकी मदद करने पहुंचा, लेकिन उसी अफरा तफरी में उसके साथी के 20,000 अमेरिकी डॉलर गायब हो गए। पहली नजर में यह एक साधारण चोरी लग रही थी, लेकिन उससे पहले दो अजीब घटनाएं हो चुकी थी। पहली, प्लाजा में अचानक कबूतरों का झुंड आ पहुंचा, जबकि वहां आमतौर पर कोई पक्षी दिखाई नहीं देते थे। अगर आपको ऐसी सस्पेंस मूवी एक्सप्लेन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सेल्समैन को अस्थमा था और पक्षियों के पंख उसके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर थे। जब एक एक करके सारे सुराग सामने आने लगे तो जांच का शक पक्षियों पर जाकर टिक गया। चौराहे पर मिला पक्षियों का दाना बिल्कुल वैसा ही था जैसा घड़ी की दुकान में इस्तेमाल होता था। इसी बीच पता चला कि दुकान का मालिक कुछ समय से बाहर गया हुआ था। इससे पुलिस को शक हुआ कि चोरी की वारदात से उसका कोई गहरा संबंध हो सकता है। लेकिन सिर्फ पक्षियों का दाना किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं था। मामले को मजबूत करने के लिए और ठोस सबूत जुटाना जरूरी था। गुओ पेंगफेई का जांच करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने दुकान के बिजली और पानी के रिकॉर्ड की जांच करने का फैसला किया, ताकि पता चल सके कि दुकान वास्तव में कितने दिनों तक बंद रही थी। अगर मालिक लंबे समय तक गायब था तो यह भी साफ हो सकता था कि चोरी के वक्त उसके पास मौका था या नहीं। लेकिन एक सवाल अब भी सभी को परेशान कर रहा था, आखिर चोरों को यह कैसे पता चला कि सेल्समैन को अस्थमा है? काफी सोचने के बाद गुओ पेंगफेई एक अहम नतीजे पर पहुंचे। उन्हें लगा कि इस जानकारी तक पहुंच रखने वाला सबसे संभावित व्यक्ति स्टेशन का डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि जब सेल्समैन की तबीयत बिगड़ी होगी तो उसने सबसे नजदीकी अस्पताल में ही इलाज कराया होगा। यही सोचकर गुओ पेंगफेई बिना देर किए डॉक्टर से सख्त पूछताछ करने निकल पड़े। नंबर 360। कोई भी किसी भी पेशे में माहिर हो सकता है, चाहे वह पुलिस अफसर ही क्यों ना हो। अभी भी चोर पुलिस की पकड़ से बाहर थे। गुओ पेंगफेई ने जैसे ही ली शियाओलियान से सीधे सवाल पूछने शुरू किए, उसकी घबराहट बढ़ गई। वजह साफ थी, पूरे गिरोह का हर प्लान उसी के दिमाग की उपज था। विदेशी सेल्समैन को निशाना बनाकर की गई चोरी भी उसी की बनाई हुई चाल थी। कुछ दिन पहले उसे पता चला था कि उस सेल्समैन को अस्थमा है और पक्षियों के पंखों से उसे बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। यही बात पता चलते ही उसने एक नया प्लान तैयार कर लिया। उसने तुरंत गिरोह के लीडर फोये को फोन किया और अपना काम समझा दिया। फोये रेलवे स्टेशन के बाहर वाले चौक में जाकर पक्षियों का दाना बिखेर देता है। कुछ ही देर में वहां बड़ी संख्या में कबूतर इकट्ठा हो जाते हैं। उनके उड़ने से हवा में पंख और धूल फैल जाती है, जिससे सेल्समैन का अस्थमा अचानक उभर जाता है। उसे तकलीफ में देखकर आसपास के लोग वहीं रुक जाते हैं और देखते ही देखते अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर गिरोह बिना किसी शक के अपनी चोरी को अंजाम दे देता है। ली शियाओलियान को पूरा भरोसा था कि उसका प्लान बिल्कुल सही था और गुओ पेंगफेई के पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था, इसीलिए वह बाहर से पूरी तरह शांत दिख रही थी। उधर पुलिस ने घड़ी वाले की दुकान की भी अच्छी तरह जांच की। जांच में सामने आया कि वह मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके खिलाफ टैक्स या सुरक्षा नियमों से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली। वह रोज समय पर दुकान खोलता और पूरे दिन घड़ियां ठीक करने में लगा रहता था। उसके पास इस चोरी में शामिल होने का मौका ही नहीं था। डॉक्टर और घड़ी वाला दोनों अपनी अपनी नौकरी में अच्छी कमाई कर रहे थे, इसीलिए जेब काट कर पैसे कमाने की उन्हें न कोई जरूरत थी और न ही इतना समय। यही वजह थी कि पुलिस की जांच फिर से एक दिखाई देने लगी। इसी बीच खाना खाते समय गुओ पेंगफेई के पास एक फोन आया। पता चला कि एक शेफ अपनी नौकरी के साथ साथ अतिरिक्त कमाई का कोई काम तलाश रहा है। यह बात सुनते ही उसके दिमाग में एक नया विचार आया। अब तक पुलिस यही सोच रही थी कि झेबक तरह ऐसे लोग होंगे जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है और चोरी ही उनकी रोजी रोटी है। लेकिन अगर इस गिरोह के सदस्य दिन में सामान्य नौकरी करते हों और जेब काटना सिर्फ अतिरिक्त कमाई का तरीका हो तो पूरा मामला बिल्कुल अलग हो सकता था। यह सोचकर गुओ पेंगफेई ने तुरंत अपने खबरियों को काम पर लगा दिया। उन्हें डॉक्टर और घड़ी वाले की हर हरकत पर नजर रखने का आदेश दिया गया। कुछ दिनों की निगरानी के बाद घड़ी वाले के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन ली शियाओलियान के बारे में एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। खबरी ने उसकी दिन भर की गतिविधियों का पूरा हिसाब रखा। हर आने जाने का समय नोट किया गया। तभी एक अजीब बात सामने आई। उसने बताया उसका क्लिनिक सिर्फ आईवी ड्रिप लगाने जैसी छोटी मोटी सुविधा देता है। पूरे दिन में वहां गिने चुने मरीज ही आते हैं। इसके बावजूद वह सुबह से रात तक क्लिनिक के अंदर ही रहता है। काम भी ज्यादा नहीं होता, फिर भी बाहर नहीं निकलता। सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए ही बाहर आता है। कोई भी सामान। गुओ पेंगफेई के मन में दो ही संभावनाएं थीं। या तो ली शियाओलियान के व्यवहार में कुछ अजीब था, या फिर वह क्लिनिक की खिड़की से रोज अपने अगले शिकार पर नजर रखता था। हालांकि एक नई और बेहद अहम जानकारी लेकर उसके सामने पहुंचा। अब तक हाथ लगे सबूतों ने गुओ पेंगफेई की तस्वीर लगभग साफ कर दी थी। उसे यकीन होने लगा कि ली शियाओलियान इस जेब कतरा गैंग की सबसे अहम कड़ी है। डॉक्टर की पहचान उसके लिए एक बेहतरीन ढाल थी। इसी की आड़ में वह लोगों पर नजर रखती, सही शिकार चुनती और हर चोरी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती थी। रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ समय से हुई सभी बड़ी वारदातें, चाहे नकदी गायब हुई हो, कीमती सामान चोरी हुआ हो या दूसरी महंगी चीजें, लगभग तय था कि इन्हीं लोगों का काम था। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस जितनी तेजी से उनके करीब पहुंच रही थी, गैंग के अंदर उतनी ही तेजी से तनाव बढ़ रहा था। ली शियाओलियान को समझ आ गया था कि अब जरा सी गलती
गलती भी पूरे गिरोह को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। इसलिए उसने कुछ दिनों तक सभी चोरी की वारदातें बंद रखने की सलाह दी। मगर गैंग के बाकी सदस्य इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थे। आखिरकार एलन और कैशन ने फैसला कर लिया कि अब वे किसी के आदेश का इंतजार नहीं करेंगे। दोनों ने गैंग से अलग होकर अपने दम पर चोरी करने की ठान ली। उन्होंने ट्रेन को अपना नया निशाना बनाया। योजना बेहद चालाक थी, ठीक करती। कुछ पल बाद वह अपने पर्स से एक महंगी लिपस्टिक निकालती, लेकिन उसे लगाने के बजाय जानबूझकर नीचे गिरा देती। लिपस्टिक धीरे धीरे लुढ़कते हुए सामने बैठे एक यात्री के पैरों के पास जाकर रुक गई। देखने वालों को यह सिर्फ एक छोटी सी गलती लगती, लेकिन असल में यही उनके नए खेल की पहली चाल थी। लिपस्टिक गिराना तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसके पास उस आदमी के करीब जाने का एक स्वाभाविक बहाना था। एलन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, अपने बालों को हल्के से पीछे किया और लिपस्टिक उठाने के लिए झुक गई। उसी समय वह आदमी भी मदद के लिए नीचे झुका। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, कुछ पल के लिए उसकी निगाहें एलन के चेहरे पर ही ठहर गईं। एलन समझ गई कि उसकी पहली चाल सफल हो चुकी है, इसलिए उठते समय उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे उसका टखना मुड़ गया हो। सामने खड़े प्रेसिडेंट लिन तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, उसे संभाला और अपने पास बैठने का न्योता दे दिया। प्रेसिडेंट लिन को लग रहा था कि यह एक